नमस्कारम नमस्कारम डियर एवरीवन। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेन टॉपिक है तीनों के बीच में डिफरेंसेस, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन है, जेई मेन एग्जामिनेशन है और जेई एडवांस एग्जामिनेशन है। इन तीनों के अंदर में आपको डिटेल्ड लॉजिकल फैक्ट वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो सब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा और उन फैक्ट्स के बेसिस पर ही क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है इनके लूप होल्स के लिए, डिफरेंसेस के बीच में, और वो भी लेटेस्ट आपको यहाँ पर मैं अपडेट करने वाला हूँ। क्योंकि हर जेई एस्पिरेंट इन तीनों ही एग्जाम से अगर आईआईटी पहुंचना चाहता है तो वो तीनों ही एग्जाम यहाँ पर प्रिपरेशन ज़रूर करता है, ठीक है। और इस प्रिपरेशन में तीनों के अंदर डिफरेंसेस भी हैं, तो वो डिफरेंसेस जितना स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए उतना ही उनके पेरेंट्स भी उस बारे में अवेयर होने चाहिए कि इन तीनों एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है और कहाँ कहाँ पर किस किस स्ट्रेटजी के बारे में हमें चेंजेस करने होते हैं। पढ़ाई का तरीका बदलना होता है, जो प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोफाइल से क्वेश्चंस करने होते हैं। तीनों के अंदर वो डिफरेंसेस है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इतना मैं डैम श्योर हूँ, मैं आपको इतना श्योरिटी कॉन्फिडेंस गारंटी दे सकता हूँ कि जब ये सेशन ख़त्म होगा आप ऐसी कई सारी नई बातें इन तीनों के बारे में सीखेंगे जिससे आप अपना जो जिस तरीके से आज आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप आगे जाके इसके बारे में सोचते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, वहाँ पर आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो जेई की जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स के लिए भी ये गाइड मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमेशा हम सब इंडियन फैमिलीज़ में जानते भी हैं कि जेई की प्रिपरेशन हो या नीट की प्रिपरेशन हो, वो एक स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है, उस पूरी प्रिपरेशन के लिए पूरी फैमिली तैयारी करती है। तो हम सभी को इनके बारे में क्लियर डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। रिक्वेस्ट यही है, पूरा आराम से सुनिएगा। यहाँ पर बताई गई सारी बातें सिर्फ आपके भले के लिए बताई जा रही है। उन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी आप लोगों के ऊपर है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी आप ही लोगों से होने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से पूरी बात सुनिएगा, डेफिनेटली आपकी जेई की जर्नी स्मूथ रहेगी। जेई मेन, बोर्ड एग्जामिनेशन, जेई एडवांस। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा। जैसे इंडिया में क्रिकेट के बारे में हम सबको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो जैसे एक प्लेयर T20 के लिए भी खेल सकता है, क्रिकेट का अगर वो प्लेयर है तो वो वनडे मैचेस में भी खेल सकता है और टेस्ट मैचेस में भी खेल सकता है, करेक्ट। सिमिलरली जैसे एक जेई एस्पिरेंट जिसने साइंस में सब्जेक्ट लिया है वो बोर्ड में भी अपीयर होता है, जेई मेन में भी अपीयर होता है और फिर आगे जाके क्वालिफाई करता है, एडवांस में भी अपीयर होता है। जैसे एक प्लेयर T20 अगर बहुत अच्छे से खेलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वनडे मैचेस और टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेयर बहुत अच्छा टेस्ट मैचेस में खेलता है पर वो वनडे मैचेस के लिए फिट नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो बोर्ड में बहुत एक्सेप्शनली वेल प्रिपेयर करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, और उनका जेई एडवांस का स्कोर उतना अच्छा नहीं आता है। और ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका जेई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है लेकिन वो बोर्ड एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पिछले इतने वर्षों से मैंने 2003 के अंदर जेई का पेपर दिया था, तब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। आज इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है, पूरा जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया है। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग स्लॉट्स में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पेपर होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एक ही टाइम पे तीनों पेपर्स एक साथ होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले भी इस एग्जामिनेशन को देखा हुआ हो, पर आज हम बात करने वाले हैं कि रीसेंट चेंजेस क्या हैं, लेटेस्ट चेंजेस क्या हैं। तो आपका जो प्लेयर है, जो आपकी फैमिली से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्या वो T20 खेलने वाला है या फिर वो वनडे मैचेस खेल रहा है या टेस्ट मैचेस खेल रहा है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन board examination, JEE main examination and JEE advanced examination. So I'm starting from scratch and the first thing is यहाँ पर मैंने तीनों का चार्ट बनाया है, बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस, और काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको यहाँ दिखने वाले हैं साइड में। सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन मोड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कंडक्टिंग अथॉरिटी, एग्ज़ाम टाइमिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी और हर फैक्टर के साथ इनके बीच में क्या क्लियरली डिफरेंसेस हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे किया है, जो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा बोर्ड है वो है CBSE बोर्ड। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यहाँ पर मेजरली बातें करते रहेंगे। मोर ओवर बाकी जो स्टेट बोर्ड या ICSE, मोर ओवर वो भी इसके इक्वलेंट या ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। यहाँ पूरा डिस्कशन CBSE फ्रेम के हिसाब से किया गया है, ठीक है।
सो पहली बात तो सिलेबस की बात आती है। सिलेबस में देखा जाए तो आप जानते हैं बोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आता है। वहीं जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर 11th एंड 12th दोनों आता है। अब आप सोचिए इन एग्जामिनेशन में 11th के चैप्टर्स भी आएंगे, तो यहाँ सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि 50% सिलेबस यहाँ पर कम है इन कंपैरिजन टू जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोर्ड में सिलेबस आधा है, तो इसके अंदर स्कोर करना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू जेई मेन एंड जेई एडवांस। आर यू एग्री ऑन दिस? तो ये हमारे लिए एक बूस्टर है। तो जेई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हम अगर कम एफर्ट में परफॉर्म कर पाएंगे बेटर, उसका मेन रीज़न है सिलेबस 50% है। सेकंड पॉइंट की बात अगर हम यहाँ पर करें, जो मैंने लिखा है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन इन सब एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। सिलेबस हमने देख लिया। बोर्ड एग्जामिनेशन सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11th से अगर आप पास कर चुके हैं तो आप 12th में आके बोर्ड एग्जाम फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जेई मेन का एग्जामिनेशन भी आप फिलअप कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन जेई एडवांस जो IITs के लिए जाना जाता है उसको आप फिलअप नहीं कर सकते। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके बोर्ड के अंदर 75% से ज़्यादा मार्क्स आने ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी है तो अब ये डेटा परसेंटाइल का हर साल चेंज हो जाता है। लेटेस्ट डेटा जो लास्ट ईयर था वो 91 परसेंटाइल जेई मेन में होने चाहिए। ये दोनों अगर आपके फुलफिल होते हैं तब आप जाते हैं जेई एडवांस का फॉर्म फिलअप करने। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 91 परसेंटाइल तो जेई मेन में से ज़्यादा है लेकिन बोर्ड में 75 नहीं आ पाते हैं। तो दिखने में लगता है कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही इसको एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत लाख्स में जाता है। ये 13-14 लाख्स के आसपास रहता है। यहाँ पर 2.5 लाख्स ही स्टूडेंट्स अलाउड हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में पिछले 3-4 साल से जो फाइनल काउंटिंग आता है वो 1.88 लाख्स के आसपास ही रह जाता है। कभी ये 1.8 लाख रह जाता है, कभी 1.79 लाख रह जाता है। तो रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज ये सबके लिए एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको दो कंडीशंस और हैं, बोर्ड के अंदर 75% और जेई मेन के अंदर 91 परसेंटाइल। ये हर साल चेंज होता है कट ऑफ इसका जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो बोलने में बोला जाता है कि 2.5 लाख स्टूडेंट जेई का एग्ज़ाम देंगे, जेई एडवांस का एग्ज़ाम, लेकिन हर साल अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास ही स्टूडेंट्स इसके लिए फाइनली अपीयर होते हैं। रीज़न दोनों का कॉमन निकलता है, तो फिर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कम स्टूडेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स एग्ज़ाम। हर कोई इसमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए एलिजिबल नहीं है। मौका ही नहीं मिलता है वहाँ पर परफॉर्म करना तो दूसरी बात है, मौका ही नहीं मिलेगा आपको जेई एडवांस में लिखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ से एक नोट ये भी निकल के आता है कि हमें यहाँ भी परफॉर्म अच्छा करना होगा, यहाँ भी परफॉर्म अच्छा करना होगा, तब हाई चांसेस है कि हम वहाँ पर पहुँच पाएँ। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स बोलते रहते मैं तो एडवांस का स्टूडेंट हूँ, बोर्ड को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, जेई मेन को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। नहीं, दोनों जगह आप परफॉर्म करेंगे तब जाके आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, थर्ड है एग्ज़ाम मोड। क्या है? ये रिटर्न पेपर बेस्ड होता है, आप सेंटर पे जाते हैं, ऑफलाइन में होता है। जबकि ये दोनों एग्जामिनेशंस आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो ऑनलाइन होंगे। तो ये आपके पास ऑफलाइन है जिसमें आपको जाना होगा, सेंटर विजिट करेंगे। सेंटर विजिट आप यहाँ भी करेंगे लेकिन आप कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, जबकि इन दोनों के अंदर हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत से जब भी मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस इसी बेसिस पर करनी होगी। ठीक है, थर्ड है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हम बात करें। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी आपकी एज हो जाए हमेशा इसके लिए पेपर दे सकते हैं बोर्ड का। देखा होगा आपने, कभी न्यूज़ में भी आता है 50 ईयर के पर्सन ने बोर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, है ना। लेकिन यहाँ पर बाकी दोनों जगह कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? कि यहाँ पर आपके मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट हैं जो आप दे सकते हैं। एवरी ईयर दे आर 2 अटेम्प्ट। जैसे आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th में एग्ज़ाम दिया है और वो एग्ज़ाम आपने 2026 में दिया है, तो आप 2026 में 2 बार इसको अटेम्प्ट को कर सकते थे। एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में। और वहीं पर आप 26 के बाद 27 और 28 में भी एलिजिबल है। जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम 12th का एग्ज़ाम दिया है, बाबा फेल होकर रिपीट करने वाले केसेस में नहीं,
जो आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है क्लास 12th में, उस ईयर को काउंट करके 2 साल और एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। 6 अटेम्प्ट कैसे हुए? हर ईयर के 2 अटेम्प्ट्स हैं, सो 3 ईयर्स में कितने हो गए? 6 अटेम्प्ट्स आपके पास हैं। वहीं अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम सिर्फ 2 अटेम्प्ट होते हैं। अगर आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम 2026 में दिया है तो ये साल आपके लिए अवेलेबल था, और आपके पास 2026 और 2027 भी आपके पास मिलेगा। 2 ही साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके आगे नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं और फिर वो ड्रॉप लेते हैं, जिनको हम रिपीटर्स भी कहते हैं। तो एक तरीके से रिपीट करने का मतलब ये होता है जब आप एक बार फेल हो गए हों। ऐसे बहुत बड़ा चंक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में इस एग्ज़ाम को दे ही नहीं पाते, फिर भी उनको रिपीटर बोला जाता है। आप समझ रहे हैं दर्द क्या है? आप एक बार फेल हुए होते तब आप उसकी दोबारा तैयारी कर रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा है कि आप एलिजिबल ही नहीं हुए उस एग्जामिनेशन के बिकॉज ऑफ दीज 2 कंस्ट्रेंट, और फिर आपके पास सिर्फ एक चांस बचता है 12th के बाद। अगर 26 में 12th दिया है, फर्स्ट 12th अपीयरेंस, ये नहीं कि आप वापस से 12th दे लें। फर्स्ट टाइम अगर आपने 2026 में दिया है, जो भी उसका रिजल्ट रहा हो, आपके पास जेईई एडवांस के लिए सिर्फ लास्ट एक चांस और है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्लियरली अटेम्प्ट्स के बारे में बात करिए। यहाँ पर 6 अटेम्प्ट्स है आपके पास। यहाँ आपके पास मैक्सिमम ऑफ 6 अटेम्प्ट्स का मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर, एक साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होता है। बेस्ट ऑफ 2 पिक किए जाते हैं। कंडक्टिंग अथॉरिटीज कौन है? इसको सीबीएसई करता है गवर्न। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था एनटीए बिकॉज ऑफ मेनी नेगेटिव थिंग्स के लिए। और जबकि जो जेईई एडवांस है, वहाँ पर हर साल रोटेशन बेसिस के ऊपर एक सिंगल आईआईटी को गवर्निंग बनाया जाता है, जो कि उस साल पेपर को कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझाएं, जेईई एडवांस 2026 का जो पेपर था अक्रॉस आईआईटी रुड़की वालों ने कंडक्ट करवाया था, और जेईई एडवांस 2025 आईआईटी कानपुर वालों ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो वहाँ भी एक कमेटी बनी हुई है। हर साल एक सिंगल आईआईटी, जो पुरानी आईआईटीज़ हैं स्पेशली, उनको एक चांस दिया जाता है। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, सबको एक एक आईआईटी खड़गपुर, और एक वही उस साल उस पेपर को बनाते हैं। यहाँ पर कंडक्ट करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। यहाँ पर एनटीए एक एजेंसी है जो जेईई और नीट दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर है सीबीएसई। तो एग्जामिनेशन जो पेपर सेटर्स हैं वो आपको क्लियर दिख रहा है कि अलग अलग है। यहाँ पेपर कोई और बनाता है, यहाँ पेपर कोई और बनाता है, वहाँ पेपर्स कोई और बनाता है। तो फिर सबके माइंडसेट एग्जामिनर पेपर सेटर्स के भी डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर परफॉर्म भी करना होगा। अगला डिफरेंस है एग्जाम की टाइमिंग्स के बारे में। कैसे समझिए, सिलेबस बोर्ड के अंदर पहले ही हाफ हो चुका है। यहाँ पर एग्जामिनेशन काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में एग्जामिनेशन होता है। 3 घंटे का पेपर होता है और सिंगल सब्जेक्ट का होता है। सिर्फ मैथ्स का होगा, या सिर्फ फिजिक्स का होगा, या सिर्फ केमिस्ट्री का होगा, या सिर्फ इंग्लिश का होगा। समझिए, इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पूछे जाते, जबकि यहाँ पूछे जाते हैं। तो पहली बार टाइम फ्रेम की बात करते हैं। जो भी क्लास 12th में स्टूडेंट जैसे ही जाता है, क्लास 11th में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, क्लास 12th के अंदर एग्जामिनेशंस होते हैं। तो 12th के अंदर आप जैसे ही जाते हैं, सबसे पहले आपकी मुलाकात, टाइमिंग वाइज बात करें तो ये फ़ैब से मार्च के बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन है। और जेईई अटैम्प्ट, जो जेईई मेन से बेस्ट ऑफ 2 अटैम्प्ट्स हैं, जहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट आपके पास होता है जनवरी में और सेकंड अटैम्प्ट होता है अप्रैल में। तो सबसे पहले कौन सा एग्जामिनेशन देंगे आप? जनवरी का अटैम्प्ट देंगे जेईई मेन के लिए। जनवरी के बाद आप मिड ऑफ फेब से मिड ऑफ मार्च के बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन पर आ जाएंगे। जैसे मिड ऑफ मार्च खत्म होगा, आपका सेकंड अटैम्प्ट आ जाता है अप्रैल। यहाँ पर चॉइसेस हैं, आप चाहो दोनों दे सकते हैं या कोई एक भी दे सकते हैं, पर टाइम फ्रेम बहुत कम है। और वहीं जेईई एडवांस का एग्ज़ाम आपके पास अराउंड मिड ऑफ मई से लास्ट वीक ऑफ मई के बीच में रहता है। ठीक है, वो सुनिए। और डिफरेंसेस क्या हैं? जैसे फिजिक्स का पेपर मैं इस साल की बात कर रहा हूँ तो 20 फरवरी को हुआ, केमिस्ट्री का पेपर 28 फरवरी को हुआ, मार्च का 9 ऑफ मार्च को मैथ्स का पेपर हुआ। तो आप देखेंगे हर 2 सब्जेक्ट्स के बीच में एटलीस्ट 1 वीक का डिफरेंस है, और सिंगल पेपर हो रहा सिंगल सब्जेक्ट का ऊपर। सिलेबस भी आधा है अपने पास, अभी हमने देखा ओनली 12th का सिलेबस है। तो यहाँ परफॉर्म करना कितना आसान हो गया है कि आपके पास फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का पेपर में 7-8 डेज का डिफरेंस है, यहाँ पर भी इतना ही डिफरेंसेस है। क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल है जेईई मेन के अंदर? नहीं।
आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप पहला अटेम्प्ट जनवरी में दे सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में दे सकते हैं, पर पेपर आपका पीसीएम का एक साथ ही होगा, 3 घंटे का होगा। सो 3 आवर का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर आप उन 3 घंटों में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आधा सिलेबस 12th से लड़ रहे होंगे। वहीं जब आप जेईई मेन का पेपर देने जाएंगे तब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या रफली मान लीजिए 1-1 घंटा सबके लिए है, उसके लिए फिर आप उस प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में डिफरेंसेस भी हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ कैसे पूछे जाते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जेईई एडवांस में क्या होता है। जेईई मेन में 2 हैं, एक जनवरी में होगा और एक अप्रैल में होगा। दोनों में जिसमें बेस्ट आपके पास परफॉर्मेंस होगा उसको पिक किया जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 का ये मतलब होता है। और फिर इन दोनों के बेसिस पे इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। एडवांस जैसा नाम में लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, आप मिड ऑफ मई में जाएंगे तब क्या होगा, आपके सिंगल डे के अंदर 2 पेपर हो जाएंगे। सिंगल डे के अंदर आपके 2 पीसीएम के पेपर्स होंगे। एक मॉर्निंग में होगा 9 AM से 12 PM और एक होगा 2:30 से 5:30 PM। तो क्या समझे बात, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का पेपर 1-1 वीक के डिफरेंस के बाद हो रहा है और सिर्फ आधा सिलेबस 12th का है। जेईई मेन के अंदर बेस्ट ऑफ 2 है, एक जनवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा। कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होंगे, एक जैन में और एक अप्रैल में। लेकिन जेईई एडवांस के अंदर 2 पेपर्स होंगे, सेम डे होंगे, गर्मी का मौसम होगा, मई का महीना होगा, लू चल रही होगी। इंडिया के कुछ स्टेट्स में बड़ा टफ ये वेदर रहता, कंडीशंस रहती हैं। एक ही दिन में 2 पेपर्स होंगे, पीसीएम के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे। तो एडवांस जैसा नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई होप सबको इस बारे में थोड़ा आइडिया लग गया कि मेजर डिफरेंसेस इनके बीच में क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, एग्रीड एवरीवन, एक क्लियर आइडिया लगा। और मैं इसके और डीप डाउन अभी हम जाएंगे। कौन पेपर्स कंडक्ट करवाता है ये भी बता दिया, अटेम्प्ट्स के बारे में बता दिए, ये दोनों ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको कुछ और मेरी तरफ से कुछ बातें बताना चाहूँगा। इसी चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में अपलिफ्ट करने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं जो फ्री हैं। क्या है वो, सबसे पहले तो ये मेरी बुक्स हैं जिनको आप एज ए हेल्प ले सकते हैं। पहले मैं वो बात करता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोटा मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को तो आपके पास काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं अच्छे लेवल पे अगर आप सॉल्व करेंगे, जो कोटा का मटेरियल जिसके लिए कोटा जाना जाता है, तो ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर फ्री में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, सीखिए, सॉल्व कीजिए और इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। इन चैप्टर्स की PDF आपको मेरी जो ऐप है वहाँ मिल जाएगी। ये लिस्ट मैंने बताई है आपको, क्लास अभी वाली लिस्ट है क्लास 11th के लिए, ये लिस्ट है क्लास 12th के लिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिससे हम इंजीनियर बनना डिसाइड करते हैं और इस सब्जेक्ट का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस के अंदर इम्प्रूव करेंगे। और जब अक्रॉस इंडिया में 1-2 मिनट की बात समझाना चाहूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स सेम आते हैं, तो उनको रैंक अलोकेशन के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसको प्रेफरेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले दी जाती है, इसलिए मैथमेटिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। गॉट दिस पॉइंट। तो ये मॉड्यूल्स आप मेरी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे और इनके सॉल्यूशंस आपको जो हमारी जो पोर्टल है, जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बारी आती है यहाँ पर जो लिखा है मैंने, उसी ऐप पर आपको ये सारी मेरी बुक्स हैं पियर्सन की, जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं, सीख सकते हैं यहाँ से, जिनसे आपकी जो भी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग आपको कहीं पर लैग लगता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया के पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा है एक बार आके सेम टॉपिक आप इन बुक से कीजिएगा, तो आपकी जो लर्निंग है उस पर डेप्थ इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, एवरीथिंग मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर आपको दिखेगा, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी वर्षों के आए हुए हैं, 49 ईयर्स के, 14 ईयर्स के, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको किसी टॉपिक में अगर डाउट रहता है थ्योरी पढ़ते टाइम, तो फिर आप आ सकते हैं उसके लिए कैलकुलस वाले वीडियो कोर्स पे आ सकते हैं। आपको कैलकुलस के वीडियोस थ्योरी पढ़नी है तो ये सब थ्योरी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, अलजेब्रा का हो या फिर वेक्टर 3D, सबके अवेलेबल है आपके लिए अवेलेबल। पूरा मैथमेटिक्स का एक इकोसिस्टम यहाँ पर आपके लिए वर्क करता है। ठीक है, कमिंग बैक टू
द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, या हम डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंसेस हमने जो डिस्कस किए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टाइप में क्या डिफरेंसेस हैं। आइए क्वेश्चन टाइप में डिफरेंसेस देखिए। यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके पास एससीक्यू आता है, वेरी शॉर्ट आंसर आता है, शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जो सिंगल पेपर सिंगल सब्जेक्ट का होता है उसमें 33 से 36 क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री वाले में थोड़े कम होते हैं, फिजिक्स में भी कम होते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, वहाँ दोनों प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है मार्क्स की वजह से, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जेईई मेन के अंदर फिक्स्ड है, 75 क्वेश्चंस होंगे, सिंगल चॉइस होंगे और न्यूमेरिक होते हैं। ये भी फिक्स्ड है, यहाँ पर भी पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं कि सबकी मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब बातें यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड होती है। लेकिन ये चीज़ जेईई एडवांस के अंदर वेरिएबल है, यहाँ पर वो आपको नहीं बताएंगे कि क्या पेपर पैटर्न है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब देश के टॉप इंजीनियर्स की बात हो तो वो स्टूडेंट के अंदर इतनी समझ होनी ज़रूरी है कि उसको क्या किसी भी मार्किंग स्कीम का, किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर अगर दिया जाए तो वो स्टूडेंट ऑन द स्पॉट, जिस दिन उसके दोनों एग्ज़ाम हैं, अपनी प्लानिंग बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए और उसको अटेम्प्ट करे। इतना वो चाहते हैं कि उसके अंदर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके अंदर इतना स्ट्रैटेजी बनाने का स्किल होना चाहिए, तो वो इसको रिवील नहीं करता है। जेईई एडवांस के अंदर ये वेरिएबल रहता है। 51 से 57 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाई 3 करेंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस पता चल जाए कितने कितने आए। यहाँ 75 हैं तो 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पर पेपर डिक्लेयर नहीं है क्या उसका फॉर्मेट होगा। यहाँ डिक्लेयर्ड है एससीक्यू और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स होता है जिसमें आपके इंटीजर्स में आंसर्स आए या फ्रैक्शनल में आंसर्स आए, जैसे 15.6 आया आपके पास, ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है। 2013 आपका आंसर आया, ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है ना। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस आधा है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यहाँ पर सिलेबस पूरा है, 11th का भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, 2 साल का सिलेबस है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है एससीक्यू के अंदर, और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग रहती है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। जो क्वेश्चंस दूसरे होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ है। एडवांस के अंदर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। पिछले 11 वर्षों से एक सेक्शन वहाँ पूछा जाता है एमसीक्यू, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, वहाँ -2 की मार्किंग थी अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन किया। उसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी थी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना ही। वो चाहते हैं कि जो एडवांस स्टूडेंट है, जो एक समझदार स्टूडेंट है, जो समझता है कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, वो वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो दिस इज़ वेरिएबल ईयर टू ईयर, बट मज़ा तो इसी बात में है अगर आप यहाँ आके परफॉर्म करें। जब आप कहेंगे कि मेरे बोर्ड में इतनी परसेंटेज है, जेईई मेन में इतना परसेंटाइल है, एडवांस में मेरी ये रैंक है, वहीं पर इम्पैक्ट आ जाता है। और इतनी अर्ली एज में अगर आप इस लास्ट वाले में परफॉर्म करते हैं तो वो रिकग्निशन, वो रिस्पेक्ट डिफरेंट है, इट्स वेरी डिफरेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैलिबर से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा क्या है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी यहाँ पर मिल जाती है। नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ नेगेटिव था, और स्टेप मार्किंग ये यहाँ पर अच्छी बात है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर करते हैं। बाई चांस अगर आपके पास आंसर गलत आया तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इन दोनों केसेस में नहीं मिलेंगे। अगर आपके आंसर गलत आया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लास्ट वाले में भी नहीं मिलेगा, यहाँ स्टेप मार्किंग में मिल जाएगा। तब आपको क्लियरली डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, स्पेशली पेरेंट्स को भी, कि सिलेबस आधा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी यहाँ पर है। तो दिस क्वेश्चन इज मेजरली, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज मेजरली बेस्ड ऑन कि अब क्वेश्चन को इसके सॉल्यूशन पार्ट, जो थ्योरी पार्ट है, उसको मेमोराइजेशन करें, उसको ब्यूटिफिकेशन पार्ट, राइटिंग स्किल, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, वो यहाँ पर मैटर करती है। यहाँ पर जेईई मेन, जेईई एडवांस में आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, वो मेंटेन करती है। अगर वो आपने मेंटेन किया, आप आंसर तक पहुँचते हो, मैनिपुलेशन हैंडल करते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट, सब चीज़ ठीक था, लेकिन अगर आंसर नहीं आया,
मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, और यहाँ तो मार्किंग स्कीम डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं, पहले बताते ही नहीं, वो चाहते हैं स्टूडेंट ही देखे। जो पिछले 11 वर्षों से -2 की मार्किंग थे, इस बार वो -2 की मार्किंग -1 पर आ गई। कुछ श्योर नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स को ही हम इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो उस चीज़ से अभ्यस्त हो जाता है और उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, जिससे वो उसको सिंप्लीफाई करे या अटेम्प्ट करे पेपर को। मार्किंग डिपेंडेंसी किस बात कर पे वो देख लीजिए। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 मार्क्स थ्योरी के जाते हैं और ये 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल इंटरनल कैसे भी मान लें। मैथ्स के अंदर 80 मार्क्स थ्योरी के जो आपको पेपर में लेकर आने हैं, 20 मार्क्स आपको इंटरनल चाहिए। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 33% पर पास, 33 मार्क्स पर पास हो जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो जेईई मेन के लिए कोई इंटरनल मार्क्स स्कूल से नहीं जाते हैं, स्कूल के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसीलिए अक्सर एक बच्चा जब जेईई की तैयारी कर रहा होता है तो बोर्ड के हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज मार्क्स। ये जो 30 और 20 मार्क्स हैं, अगर वो यहाँ तैयारी भी कर रहा है, अप टू द मार्क्स के वहाँ टीचर्स नहीं मिलते हैं। जब कभी कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी की क्वेश्चंस यहाँ के स्कूल टीचर से पूछ लेते हैं तो चिढ़ भी जाते हैं और बस डराया धमकाया जाता है, अटेंडेंस नहीं है आपकी, प्रैक्टिकल मार्क्स में हम कम कर देंगे। ये सब भी खेल वहाँ पर चलते रहते हैं क्योंकि उनके ये कंट्रोल में है। ये 30 मार्क्स यहाँ पर, 20 मार्क्स यहाँ पर स्कूल के कंट्रोल में है। जेईई मेन, जेईई एडवांस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरनल मार्क्स आपका कंट्रोल स्कूल के पास नहीं रहता है। तो समझिए, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा दबता है या थोड़ा सा परेशान भी रहता है कि सर यहाँ तो मैं परफॉर्म कर लूँगा लेकिन मुझे ये 50 मार्क्स चाहिए, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, तो 60 और 20 मार्क्स मैथ्स के 80। तो इससे अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पर है। डिफ़िकल्टी लेवल आप देख चुके हैं, यहाँ वो डबल सिलेबस को फेस कर रहा है, या आधा सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी है, और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है जो स्कूल से उसको दिया जाता है। यहाँ वो सब नहीं है। समझ गए? बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आप एक स्कूल लेवल पे परफॉर्म करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, फिर आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे गेमीफाई वर्जन में समझे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है। वही यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आने चाहिए वरना आप फेल हो जाओगे। आप देखिए 30 तो यहीं पर है, 20 यहाँ पर है, तो बहुत कम नंबर है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी के अंदर लाने होते हैं, फिर आप पास हो जाते हैं। थोड़ा बहुत आसपास रहते तो ग्रेस मार्क्स भी यहाँ पर दे के स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए जो भी मार्क्स आएंगे, स्कूल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जो एग्ज़ाम से आएंगे वही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ यहाँ पर नहीं होती है। जेईई मेन के अंदर, बोर्ड के अंदर है और एडवांस के अंदर भी है। ये क्लियर डिफरेंसेस का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, जो आप इस सेशन से सीख रहे होंगे। जेईई मेन के अंदर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ नहीं है, टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, बट एडवांस के अंदर है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ है। जेईई एडवांस 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 10 मार्क्स मिनिमम थे आपको हर सब्जेक्ट में लाने होंगे। ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, इसका ध्यान रखिए कि 10 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में जेईई एडवांस 2024 के लिए मिनिमम कट ऑफ थी कि 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में, 10 मैथ्स में। पेपर 1, पेपर 2 जो सेम डे हो रहा है उसके कंबाइंड मार्क्स निकाले जाते थे। तो इसके बाद मिनिमम 10 मार्क्स का था। 2026 के अंदर ये 7 मार्क्स था, 2024 के अंदर ये 10 मार्क्स था। हर साल चेंज हो जाता है, पेपर इजी है डिफ़िकल्ट, इस बात पर उनको डिसाइड करना होता है। तो समझ गए? तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जो है बोर्ड में है, जेईई एडवांस में है, मेंस में नहीं है। जैसे मैंने बोला, इसलिए आप बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये बातें, ये सेशन से और भी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, बस बने रहिएगा। ठीक है, अब चलते आगे चलते हैं। और क्या डिफरेंस है? स्किल नीडेड, क्या स्किल्स हमें चाहिए? ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं बोर्ड के एग्जाम वाले क्वेश्चंस, डेरिवेशन बेस्ड होते हैं, मास्टरी आपको करनी है। अच्छा राइटिंग स्किल्स आपको चाहिए, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आपको इसके अंदर चाहिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए ताकि जो आपकी कॉपीज़ को चेक कर रहे हैं उसको, उनको आपको रिस्पॉन्स बेटर मिले, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या आपने लिखा है। इस बार सीबीएसई में इसको भी ऑटोमेशन पे लेके चले गए थे, जहाँ पर एक सर्वर पे आपकी बुक कॉपीज़ अपलोडेड थी, वहीं पर फिर वो चेकिंग वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो हर चीज़ एजुकेशन में चेंजेस लाए जा रहे हैं। हालांकि वो क्वेश्चनेबल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतने स्टेप मार्किंग भी नहीं हुई,
वो एक डिबेटेबल इश्यूज है, पर फर्स्ट ईयर था, थिंग्स विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपको देखनी है। अ क्विक एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज एंड लॉजिक एंड फैक्ट्स, स्पीड, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 75 है, यहाँ देखिए इससे आधे थे, और एक ही सब्जेक्ट आप डील करते हैं एक बार में। यहाँ तीनों सब्जेक्ट आप डील करेंगे तो आपके दिमाग में 30 चैप्टर्स फिजिक्स के, 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 30 चैप्टर्स मैथ्स के, या आपस में हर क्वेश्चन के साथ आप बार बार देख रहे होंगे तो चेंज होते रहेंगे। 75 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 90 चैप्टर्स हैं, 75 क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। जनरली इसमें देखा गया है कि यहाँ पर जेईई मेन के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर थोड़ा ठीक ठाक आता है, इजी टू स्कोरेबल होता है। फिजिक्स कभी कभी थोड़ा अप एंड डाउन, पर मैथ्स अच्छा आता है, मैथमेटिक्स यहाँ पर अच्छा आता है। हर बार स्टूडेंट बोल देता है कि सर डूएबल था, लेंदी था, डिफ़िकल्ट था। मैथ्स तो वो अच्छा पूछते हैं। बातें हैं इस साइड। जेईई एडवांस में जब आप जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थोड़े इससे भी कम हो जाते हैं, पर ड्यूरेशन सेम है, 3 घंटे ही है। ड्यूरेशन सेम है, तो यहाँ पर डीप एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलने वाले हैं। डीप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और इंटरमिक्स टॉपिक और इंटरमिक्स चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं। 2 बड़े तीन बड़े चैप्टर्स यहाँ मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे मल्टी स्टारर मूवीज होती है ना, एवेंजर्स, वहाँ पर सब है, तो वहाँ पर आयरन मैन भी है, कैप्टन भी है, वहाँ पर सब है, थार भी है, सब थोर भी है, सब एवरीबॉडी इज देयर, सब प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए। तो वहाँ पर इंटरमिक्सिंग टॉपिक्स के अलावा इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, पर सब्जेक्ट आप देखेंगे पर पेपर के अंदर आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। पेपर 1 में 18, पेपर 2 में भी 18 या 17 मिलते हैं। ठीक है, पर बैलेंसिंग होती है, इंटरमिक्सिंग इसकी खास बात है, डीपर लेवल पे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी कट ऑफ रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही क्रॉस कर लें। एक चीज़ और यहाँ पर हम मेंशन करूँगा, जेईई में, जेईई एडवांस और बोर्ड एग्जामिनेशन में हमने बात की कि यहाँ स्टेप मार्किंग है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ नहीं है। इन सब के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें, माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट्स के बीच में। ये जहाँ पर थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड और राइटिंग स्किल ब्यूटिफिकेशन के ऊपर है, ये स्पीड के ऊपर खेलता है, फॉर्मूलास के ऊपर चलता है, और कैलकुलेशन मैनिपुलेशन साथ साथ रहने वाली है। जबकि लास्ट वाले के अंदर अगर आपने सोचें कि जो मई में एग्ज़ाम होगा आप उसका अप्रैल के बाद 1.5 महीने में तैयारी कर लें, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको अगर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डे 1 से वो माइंडसेट लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप डीपर लेवल पर प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस वाले टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे और बोर्ड के हिसाब से भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो एडवाइस यही है कि अगर आप जेईई एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को डेप्थ पर सीखेंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और थॉट स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर जेईई में, जेईई एडवांस में हैंड राइटिंग का कोई रोल नहीं है। एडवांस के अंदर एक कंडीशन थी 75% बोर्ड में होने चाहिए, और बोर्ड के अंदर क्या डिपेंडेंसी है, आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो उन 75% से उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया कि हाँ 75% से ऊपर आया है तो आपकी ठीक ठाक हैंड राइटिंग है। अंडरस्टूड? तो इन बातों को समझिए और इन तीनों की इंपॉर्टेंस समझिए यहाँ पर, कि यहाँ पर वहाँ पहुँचने के लिए ये 2 बैरियर का काम करेंगे आपका, ये दोनों थ्रेशोल्ड आपको क्रॉस करने होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, आगे चलते हैं। इवैल्यूएशन की मैट्रिक क्या है? यहाँ पर एब्सोल्यूट परसेंटेज निकाली जाती है कि आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने थे, वो उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। 33% पे पास हो सकते हैं, 99 तक टॉपर्स आता है। ऑल्दो बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर वो AIR 1, AIR 2, AIR 3 डिक्लेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर परसेंटाइल सिस्टम है। परसेंटाइल सिस्टम रिलेटिव होता है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। जब जनवरी अटेम्प्ट होगा तो आपके पास वहाँ पर 8 शिफ्ट में पेपर होंगे। 8 शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, ऐसे करके 4-5 दिन के अंदर पूरा शेड्यूल बन जाता है। और हर शिफ्ट के हिसाब से जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उसको 100 परसेंटाइल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से बाकी स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग की जाती है। तो ये है एब्सोल्यूट परसेंटेज, बट दिस इज़ अ रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखिए, जब शुरुआत में इंट्रोड्यूस हुआ था तो कई देश के कई हिस्सों में मिठाई बट गई थी, क्योंकि 99 परसेंटाइल और 99 परसेंटेज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रिलेटिव ग्रेडिंग है, परसेंटाइल है, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव होती है।
आगे चलते हैं जेईई एडवांस के अंदर। यहाँ पर एब्सोल्यूट मार्क्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर रिलेटिव नहीं है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मार्क्स आपको मिलेंगे, जो टोटल है उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम बनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप देखेंगे, अगर आप पे 34-5% आ गए तो आप IITian बन जाएंगे। अगर आपने इस पेपर के अंदर 35%, 40% अगर स्कोर कर लिया आप IITian बन जाएंगे। जहाँ पर उसी परसेंटेज में आप यहाँ देखेंगे जस्ट पास होते हैं बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये दोनों एब्सोल्यूट पर हैं। और जेईई मेन आपके पास है जो बना हुआ ये परसेंटाइल सिस्टम के ऊपर है। तो फिर आप सोचिए, सिलेबस डबल है मेरे पास, यहाँ पर 35% मुझे IIT मिल जाएगा, तो ये पेपर तो डिफिकल्ट आएगा बोर्ड के 33 से। बोर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन पेपर होगा, 2 पेपर्स के बीच में 1 वीक का डिफरेंस रहेगा। यहाँ तीनों सब्जेक्ट होंगे, एक दिन के अंदर 2 पेपर्स होंगे, और हर पेपर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साथ में रहने वाला है। अगर उसमें आपने कंबाइंड, जहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी कट ऑफ है, जो 2024 के अंदर हमने देखा कि हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर 10 मार्क्स आने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 मिक्स्ड, ठीक है, ये है। ऐसा भी नहीं कि पेपर 1 में आगे ज़्यादा पेपर 2 में कम, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल मार्क्स दोनों के मिक्स करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको 35 से लेके आपके पास अगर 40% अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपको बढ़िया पुरानी IITs में कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर मिल जाएगी। आई होप इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों एग्जामिनेशंस डिफरेंट है, तीनों का माइंडसेट डिफरेंट होगा, पर डिपेंडेंसी है। चैप्टर्स, एक ही चैप्टर को मैं बोर्ड लेवल पे पढ़ा सकता हूँ, एक ही चैप्टर को जेईई मेन लेवल पे पढ़ा सकते हैं, एक ही चैप्टर को जेईई एडवांस लेवल पे भी पढ़ा सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है, डेप्थ अगर इंक्रीज करते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पर परफॉर्म करते हुए एडवांस तक अचीव कर सकते हैं। पर सर एज ए स्टूडेंट या एज ए पेरेंट हम इस बात को कैसे जस्टिफाई करें कि हमको जो इंटीग्रेशन पढ़ाया या क्वाड्रेटिक पढ़ाया या बोर्ड लेवल का पढ़ाया या जेईई मेन का पढ़ाया या बोर्ड लेवल का पढ़ाया। तो देखो, बोर्ड की बात सिर्फ क्लास 12th में होती है, 11th में तो बात ही नहीं होती, 11th का सिलेबस बोर्ड्स के अंदर आता ही नहीं है। CBSE की बात करें, ठीक है, तो 12th के जो टॉपिक्स हैं जो आपने जैसे पढ़ने शुरू करते हैं तो आपके पास डेप्थ, देखो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपसे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, तो मतलब फिर आपको पता चल जाएगा हाँ बोर्ड्स मेरे कंट्रोल में है। आपसे अगर उसी टॉपिक के जेईई मेन के PYQs अगर होने लग गए हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे जेईई मेन के अकॉर्डिंगली पढ़ाया गया है। अगर आपसे एडवांस से क्वेश्चन उससे नहीं बन रहे, जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये जो पढ़ाया गया है, जो थ्योरी मैंने अभी तक अचीव की है, पढ़ी है, ये अप टू द एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इस बात पर फोकस करिए, पहचानिए कि आपको प्रिपरेशन किसकी दी गई है। चैप्टर का नाम दिखने में सेम दिखेगा, फंक्शन चैप्टर पढ़ाया बोर्ड में भी सेम है, जेईई में जेईई एडवांस सबके अंदर, हालांकि फंक्शन को 11th में कंसीडर करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ाया, 12th शुरू होता है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया, बोर्ड जेईई में जेईई एडवांस तीनों के अंदर है। डेप्थ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, पता चल जाएगा कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है। इन तीनों में स्लाइटली थोड़ा जो सिलेबस है उसमें डिफरेंसेस है, हल्का फुल्का यहाँ डिफरेंसेस है, यहाँ तो है सिलेबस में ही डिफरेंस है, एक 11th क्लास है ही नहीं। तो आप सोच के चलिए, जब इन दोनों के अंदर क्लास 11th की भागीदारी है तो हर स्टूडेंट जो जेईई में जेईई एडवांस फोकस्ड है उसको क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस करना होगा। बोर्ड में उसका कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली तो है, आपको ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ये सब मैथ्स में सपोर्ट करते हैं, आनी ही चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आपको 11th अच्छा होना ज़रूरी है। जब भी कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेता है या क्लास 12th का स्टूडेंट है, अगर उससे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको परेशान करता है, एक ही आंसर होता है सर क्लास 11th। क्लास 11th, क्योंकि 11th में कोई मेजर एग्जाम नहीं होता है, 11th में कोई मेजर एग्जाम होता ही नहीं है, सारे एग्जाम आपके पास 12th में आते हैं और पूरे 6 महीने तक आपके पेपर्स चलते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया कैसे, जनवरी अटेम्प्ट में आपका सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट जनवरी आता है, फिर मिड ऑफ फेब से लेके आपके पास मिड ऑफ मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट आ जाता है, फिर मई के अंदर एडवांस आ जाता है। तो आप पूरा पैक हो चुके हैं जनवरी से लेके मई तक।
5 महीने आपके पूरे पैक्ड हैं, एग्जामिनेशन 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 एग्जामिनेशन। हर टेस्ट से, हर मॉक टेस्ट से आपको जज ही किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब इसका रिज़ल्ट आता है, जेई मेन का रिज़ल्ट आता है, तो वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं और इसके लिए अच्छे से एफर्ट नहीं करते हैं। जबकि ये एग्ज़ामिनेशन ऐसा है कि अगर आपने एक बार 91 परसेंटाइल जेई मेन के अंदर और 75% बोर्ड में कर लिया, आप देखिए यहाँ पर 35% पे आपको आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, घर में ऐसा माहौल बन जाए या किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आप अपने आप को जज करने लग गए, सेल्फ डाउट में आ गए, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सो कीप वर्किंग फॉर दिस। आप इतना ही परसेंटेज अगर आप लेके आ जाएंगे, कीपिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कट ऑफ पार कर रहे हैं, आप आईआईटीएन बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट में बात कर दूं असेसमेंट की क्या बात होने वाली है। यहाँ पर रैंक्स नहीं देते हैं, वो अनऑफिशियली सिटी वाइज स्टेट वाइज टॉपर्स हम निकाल सकते हैं, पर ऑफिशियली कोई रैंकिंग स्कीम बोर्ड्स के अंदर नहीं होता है। रीज़न सिंपल सा है, वो नहीं चाहते कि उनको जज किया जाए, पर वही स्टूडेंट जेई मेन जेई एडवांस में जज कर दिया जाता है, क्योंकि अब इनको कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी अलग है, एनटीए है, इनको कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी अलग है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट खुद ऑप्ट करता है। XCUET का भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। तो मेजरली स्टूडेंट अपना फोर्टे ढूंढ लेता है कि मुझे किधर प्रिपरेशन करनी है। यहाँ रैंक्स दी जाती हैं, यहाँ भी रैंक्स दी जाती हैं, उसके हिसाब से जो IITs NITs या जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस बनाया जाता है। तो इन सबसे लर्निंग हमारी क्या रही, जो मैंने आपको मेजरली डिफरेंसेस बताए हैं, मैं एक बार यहाँ पर आपको यही बोलूँगा कि इस 35% 40% पर आपको IIT मिलता है, तो इसको देखकर दिमाग में हवा ना बैठाएं, डरे नहीं। पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा, ये डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़े से क्वेश्चंस, आप देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। SCQ MCQ पैसेज, मैच द कॉलम, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये सब के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छा मेंटर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, यहाँ पर हमने सीखा क्या। सीखने के लिए जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। जैसे ही क्लास 12th का स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, तो फिर उसके पास सबसे पहले जैन अटेम्प्ट आता है, जनवरी के अंदर उसके पास आएगा, और फिर ये हुआ आपके पास जेई मेन 1। फिर वो बोर्ड की प्रिपरेशन में लग जाता है मिड फेब से मिड मार्च। तो सपोर्ट कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स आपके नियर बाय आपको दिखता है क्लास 12th में है, साइंस मैथ्स जिनके हैं, यहाँ पर आप जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट आया, ये है आपका जेई मेन 2। और फिर आपके पास अगर इन सब में एलिजिबिलिटी आपने क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया, तो आप पहुंचते हैं समवेयर मिड ऑफ मई फॉर जेई एडवांस। यहाँ पर एक दिन में 2 एग्ज़ाम हैं, जेई मेन में सिंगल एग्ज़ाम है, शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन PCM होगा, और बोर्ड के अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। ठीक है, आपको इन सब के लिए मैथमेटिक्स की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो मैं हमेशा आपकी फुलफ़िल करता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर आज मेजर डिफरेंसेस बता दिए हैं। अपनी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को चेंज कीजिए। जैसे एक प्लेयर T20 1 डे और टेस्ट मैचेस खेलता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। क्रिकेट सेम रहता है, सब्जेक्ट सेम रहेंगे, आपके चैप्टर्स के नाम सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, प्रिपरेशन की लेवल थोड़ी डिफरेंट रहेगी। एडवांस के लिए आपको मोर ऑन इन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की तरफ जाना होगा। बोर्ड में आपको राइटिंग स्किल्स और मेमोराइजेशन और डेरिवेशंस वाली अप्रोच रखनी होगी, और जेई मेन के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना होगा। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया तीनों के बारे में, बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस के बारे में। ठीक है, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, कई पेरेंट्स हैं जिनको इसके बारे में क्लियर डिफरेंसेस नहीं पता है। जैसा आपने टेबल्स के थ्रू भी देखा, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उन सबको आपकी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन सबको इसके बारे में क्लियर पिक्चर पता चले। ठीक है, कि एक्चुअली में क्या आजकल फॉर्मेट है, किस तरीके से स्टूडेंट क्यों टेंस नज़र आता है, क्या उनकी मार्किंग स्कीम्स वाइज डिफरेंसेस हैं, क्या पैटर्न वाइज डिफरेंसेस है, रैंक मिलता है, रिलेटिव ग्रेडिंग, ये सब डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। कीप लर्निंग, और इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छा सा आपने, अगर आपने चाहते हैं कि आपके सीनियर्स को आप बेस्ट ऑफ लक बोलें, बेस्ट विशेस बोलें, तो कमेंट कीजिएगा और इस सभी को शेयर कीजिएगा जो भी आपके आसपास जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। थैंक यू।